सबसे पहले मैं आदरणीय पवन सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत संवाद विमर्श श्रृंखला में मुझे ये दायित्व सौंपा कि मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन खंड 1 और खंड 2 पर अपनी बात रखूं। यूँ तो जूठन बहुत पुरानी पुस्तक है। उनकी पहली जो आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, जिसका खंड 1 1997 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा जो खंड 2 है वो 2015 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है जूठन पर, तो मैं कोई की समीक्षात्मक चीज़ें मैं नहीं कहूँगा। इसको पढ़ते समय इस किताबों को जो मुझे एहसास हुआ, जो मुझे महसूस हुआ और जो कुछ मेरे अंदर रह गया, मैं उन पर बात करना चाहूँगा। आत्मना विषय कथ्यते यस्या सा आत्मकथा, संस्कृत का एक सूत्र है जो ये कहता है कि आत्म के विषय में बात करना आत्मकथा कहलाती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भी ये जो आत्मकथा है, इसके पहले 2 आत्मकथाओं का और जिक्र करना चाहूँगा। एक जो बहुत पढ़ी गई हैं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उसको काफ़ी पढ़ा गया है। एक महात्मा गांधी की आत्मकथा जो सत्य के मेरे प्रयोग, और दूसरी आत्मकथा मीन काम्फ यानी हिटलर की आत्मकथा, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा। एक आत्मकथा महात्मा गांधी की एक वकील से, एक साधारण से वकील से महात्मा बनने की यात्रा को दिखाता है, और उनकी अपनी जो आत्मचेतना है, उस पूरे जो उन्होंने जीवन में संघर्ष किए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जो अपना लगातार सत्य के को लेकर प्रयोग किए हैं, उन्होंने उस आत्मकथा में जिक्र किया है। मीन काम्फ एक ऐसी आत्मकथा है जो बताती है कि एक आर्टिस्ट, एक कलाकार किस तरीके से एक निर्मम तानाशाह में बदल जाता है। हालांकि उस आत्मकथा में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, लेकिन एक विचार यात्रा है उस पूरी आत्मकथा में जो आपको बताती है कि किस तरीके से कौन कौन से तंतु, कौन कौन सी चीज़ें जुड़ते हुए वो एक क्रूर तानाशाह का निर्माण करती हैं। एक और आत्मकथा जिस पे आज हम सब चर्चा कर रहे हैं, जूठन, ये एक ऐसी आत्मकथा है जिस आत्मकथा का जो लेखक है वो एक ऐसे वर्ग से है जिसकी आवाज़ सदियों से इस देश में, इस समाज ने उसको दबा कर रखी हुई है। जब ये आवाज़ मुखर होती है तो किस तरह से मुखर होती है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये आत्मकथा कहती है। इस आत्मकथा के बारे में क्या विशिष्ट है, ये जरूर बताना जरूरी है कि इसकी भाषा इतनी सरल, सहज और तीखी है जो सीधे दिल पे उतरती है। जब आप इसको पढ़ेंगे, मूलतः ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कवि हैं, कहानीकार हैं, लेकिन वो जो अलंकारिक भाषा है जो कवि अपनी कविताओं में इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, वो भाषा आपको इस आत्मकथा में नहीं मिलेगी। बड़ी सहज और सरल भाषा है, इसीलिए वो ज़्यादा पाठकों को छूती है, और ये बहुत अच्छा इसका जिक्र है। 3 आत्मकथाएं दलित साहित्य में बहुत ज़्यादा जिन पे विमर्श हुआ है। एक पहली तो प्रोफेसर तुलसीराम जी की मुर्दहिया और मणिकर्णिका, ये 2 खंडों में प्रकाशित है, और दूसरी आत्मकथा जिस पे हम जिक्र कर सकते हैं कि लीलाधर मंडलोई जी की आत्मकथा है, जब से आँख खुली है। तीसरी आत्मकथा जूठन, इसका भी इस पे लगातार विमर्श होते आए हैं। बाकी की 2 आत्मकथाएं जिनको हम दलित साहित्य में आत्मकथाओं पे चर्चा करते हुए गिनते हैं, वो आत्मकथाएं ज़्यादातर वर्ग संघर्ष की बात करती हैं। लीलाधर मंडलोई जी की जो आत्मकथा है वो कोयला खदान पे जब वो पूरा परिवार उनका मजदूरी कर रहा होता है, और उसके बीच में जो संघर्ष है अमीर और गरीब का, वो वहाँ पर बहुत दिखाई देता है। लेकिन इनकी आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो जूठन है, वो एक ऐसे संघर्ष की बात करती है जो जाति आधारित संघर्ष है, जिसका मूल हमारी पूरी समाज की चेतना में खड़ा होता है। संस्कृति के उज्जवल जब तहरीरें खड़ी होती हैं, लगातार एक किला बना के रखते हैं हम कि हमारी संस्कृति बड़ी उज्जवल है, और उसको ये खरोचती हुई प्रतीत होती है। उसके जो पीछे हमने जो वाइट वाश किया हुआ है, रंगरोगन करके रखा हुआ है, उसके पीछे का जो काला धब्बा है, वो दिखाती हुई ये पुस्तक इस समाज को, चेहरे को सामने खड़ा कर देती है। आत्मकथाएं अक्सर अपने आत्म को कटघरे में खड़ा करती है और समाज के सामने प्रस्तुत करती है कि मैं ऐसा हूँ, और मुझे आपके अवलोकन की, आपके विवेचना की, आपको देखने की ज़रूरत है कि मैं कैसा हूँ।
पर ये आत्मकथा न केवल ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बल्कि पूरे के पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करती है। समाज इसमें अपना आईना देखता है जो कितना गंदला है, अपना चेहरा देखता है इस आईने में, और इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बड़ी अच्छे तरीके से सामने रखा है अपने जीवन को, जो हमारे साथ जुड़ता है और हमें महसूस कराता है कि ये जो बड़ी लंबी खाई है, चौड़ी खाई है, वो कितनी गहरी है और इसको पार कर पाना कुछ लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है। जाति एक ऐसी चीज है जिनको कुछ लोगों को वो प्रिविलेज देती है और कुछ लोगों के लिए वो संघर्ष का हिस्सा बन जाती है। जाति एक ऐसी चीज है जो कहते हैं जो कभी नहीं जाती। इस पूरी आत्मकथा में आप ये चीज आपको मिलेगी पढ़ते हुए कि वाकई में जाति अपने स्तर को बढ़ाते हुए भी अपना आर्थिक स्तर बढ़ा लीजिए, अपना सामाजिक स्तर बढ़ा लीजिए, पर जब समाज आपको अपने नजरिए से देखेगा तो उसका पहला प्रश्न यही होगा कि तुम्हारी जाति कौन है। और इस किताब में ये चीज खुलकर सामने आती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस बात को कहते हैं। कई और अन्य आत्मकथाएं भी हैं जो धार्मिक आधार पर लिखी गई हैं, जिनमें धर्म के आधार पे उनके साथ जो परेशानियां हो रही हैं उनके लिए भी लिखा गया है। लेकिन ये पूरी की पूरी आत्मकथा उस जाति समस्या को पूरी सामने रखती है हमारे सामने। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक कवि हैं। इनका कविता संग्रह सदियों का संताप 1989 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। उसी में एक कविता थी ठाकुर का कुआं, जो इनकी बहुत ये कह लें प्रतिनिधि कविता है, जिसको अभी मनोज झा जी ने, जो राजद के सांसद हैं राज्यसभा से, उन्होंने वहाँ पर संसद में पढ़ा था और उसके बाद काफ़ी जिक्र में आई थी, काफ़ी चर्चा में ये कविता दोबारा आई थी। और उनका दूसरा काव्य संग्रह है बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, ये उनके काव्य संग्रह हैं। कहानी संग्रह है सलाम, घुसपैठिए, छतरी, अम्मा और अन्य कहानियाँ। और कुछ नाटक हैं, जो दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था, और करीब 60 से अधिक नाटकों का हिस्सा रहे हैं एज अ निर्देशक और कलाकार भी। और अपनी मेघदूत नाट्य संस्था के माध्यम से इन्होंने दलित चेतना पर आधारित कई सारे नाटकों का निर्माण इन्होंने किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कवि हैं, तो उनका परिचय बिना उनकी कविता के अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक कविता उनकी पढ़ना चाह रहा हूँ। उसका शीर्षक है वे भूखे हैं। वे भूखे हैं पर आदमी का मांस नहीं खाते, प्यासे हैं पर लहू नहीं पीते, नंगे हैं पर दूसरों को नंगा नहीं करते, इनके सिर पर छत नहीं है पर दूसरों के लिए छत बनाते हैं। एक और कविता है उनकी, मुट्ठी भर चावल। ओ मेरे प्रताड़ित पुरखों, तुम्हारी स्मृतियां इस बंजर धरती के सीने पर अभी जिंदा है अपने हरेपन के साथ। तुम्हारी पीठ पर चोट के नीले गहरे निशान तुम्हारे साहस और धैर्य को भुला नहीं पाए हैं अभी तक। सख्त हाथों पर पड़ी खरोंचें रिश्ते लहू के साथ विरासत में दी गई हैं। ढेर सारी यातनाएं जो उगानी हैं मुझे इस धरती पर हरे नीले लाल फूलों में। बस्तियों से खदेड़े हुए ओ मेरे पुरखों, जब चुप रहे उन रातों में जब तुम्हें प्रेम करना था, आलिंगन में बांध कर अपनी पत्नियों को तुम तलाशते रहे मुट्ठी भर चावल सपने गिरवी रखकर। ओ मेरे अज्ञात नाम पुरखों, तुम्हारे मूक शब्द जल रहे हैं दहकती राख की तरह, राख जो लगातार कांप रही है रोष में भरी हुई। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी गंध, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा भय जो तमाम हवाओं के बीच भी जल रहे हैं दिए की तरह युगों युगों से। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये प्रतिनिधि कविताएं हैं जो उनको बताती हैं, जो उनको पूरे लेखन को कहीं ना कहीं समग्र रूप से हमारे सामने लाके रखती हैं। इस आत्मकथा को लिखने के पीछे की जो कहानी है वो उन्होंने प्रस्तावना में भी अपने लेखक की ओर से लिखा है कि जब आत्मकथा को लिखने की शुरुआत हुई थी तो वाणी प्रकाशन से उस समय एक चल रही थी कुछ सीरीज चल रही थी एक, जो बदलते समय की यानी 90 के दशक की समस्याओं पर बात कर रही थी। कई सारी समस्याओं पर उन्होंने सीरीज निकाली थी, सांप्रदायिकता पे, बाबरी विध्वंस पे, और जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो नए तरीके की अर्थव्यवस्थाएं उस समय हम लोगों की शुरुआत हो रही थी, उस पर उन्होंने एक लंबी सीरीज निकाली थी। उसी में एक सीरीज का नाम था हरिजन से दलित तक।
उसके लिए उन्होंने वाणी प्रकाशन ने इनसे संपर्क किया कि अपनी जीवन की जो कुछ कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो अपना जीवन का आपका संघर्ष है, उसको हमारे सामने लिख कर कुछ साझा करिए। ये टालते रहे, लेकिन करीब 15 पेजों की जब उन्होंने एक टाइम दे दिया, समय दे दिया कि आप यहाँ तक भेज दीजिए, नहीं तो हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे। रात में बैठे 15 पेज लगातार वो लिख के गए। वो लिखते हैं कि जब मैं लिख रहा था, उसके बाद मैंने उसको दोबारा, जो पीड़ा जो मैंने महसूस की, तो मुझे दोबारा पढ़ना उसको मुश्किल रहा, और उसको मैंने लिफाफे में डालकर तुरंत उसे मेल कर दिया, यानी उससे पोस्ट से मैंने उसको भेज दिया। जैसी त्रुटियां थी उसमें वैसी ही त्रुटियां से वो भेज दिए, यानी जिस यातनाओं को वो महसूस कर रहे थे लिखते समय, यानी वो जो जीते समय जो महसूस कर रहे थे, वही वो लिखते समय महसूस कर रहे थे। और इस आत्मकथा को 1994 में करीब एक पुस्तक जो आई थी हरिजन से दलित तक, उसमें प्रकाशित किया गया था। उसके बाद 1900 कई सारे पाठकों के इनके पास पत्र आए कि आप अपनी पूरी आत्मकथा लिखिए, पूरे जीवन का वृत्तांत हमारे सामने रखिए, आपको पढ़ के प्रेरणा मिल रही है। और उन्होंने फिर उसको धीरे धीरे लिखना शुरू किया। वो लिखते हैं कि जब मैं ये लिख रहा था तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। मैं लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। इस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा, कितना दुखदाई है ये सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगेगा। मित्रों की यह भी सलाह थी कि बहुत जल्दबाजी में अपनी आत्मकथा को लिख रहे हो। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि तुम अपने पीड़ा का व्यापार कर रहे हो, जो तुमने यातना भोगी है उसको तुम अब मौद्रीकरण करने की स्थिति पे हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने कहा, मुझे कोई मित्रों ने ही कहा कि तुम अपने अनुभवों का मूलधन खा रहे हो। और ये सारी चीज़ों का जो जवाब देते हैं एक वाक्य से लिखते हैं, वो जो बहुत उल्लेखनीय है कि वो कहते हैं कि उपलब्धियों की तराजू पर मेरी इस व्यथा कथा को तौलोगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। और जब लेखक इस आत्मकथा को लिखते हैं, ये कहानी जो खंड 1 की है, जो खंड 1 की कथा है, वो अपने उनकी बचपन से जो उनके एक नौकरी लगने तक की कथा है। देहरादून में वो जॉब करते रहते हैं। और जो जूठन खंड 2 है, जो उन्होंने काफ़ी बाद में लिखी होगी, 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी और 2015 में ये प्रकाशित हुई है, कई लोगों के प्रयास से, उनकी पत्नी के प्रयास से भी। तो उसमें जो खाई हम देखते हैं, बढ़ती हुई बनी हुई खाई है। जो घाव हमारे हृदय में इसको पढ़ते हुए लगते हैं, उस घाव में कहीं हल्का सा मरहम खंड 2 लगाता है, जब वो अपने जीवन की उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां पे वो इन चीज़ों का सामना करना और उन्हें एक कवि के तौर पर, एक नाटककार के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर जब उनके जीवन की व्यवस्थाएं सही हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं, तो वो पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है कि इस संघर्ष की परिणति जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। इसलिए ये पूरी आत्मकथा खंड 1 खंड 2 दोनों पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि समाज की जो एक वृहद तस्वीर हमारे सामने इस आत्मकथा से दिखाई देती है। गांव का विवरण करते हैं सबसे शुरू में कि जिस गांव में ये रहते हैं, इस जाति की बात करें कि ये चूहड़ा जाति से आते हैं। चूहड़ा जाति एक, हम लोग उसको कई नामों से जानते हैं। उस मुजफ्फरपुर नगर जहाँ ये पैदा हुए, बरला गांव में, वहाँ पे इनको चूहड़ा कहा जाता था। त्यागियों का गांव था और त्यागी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और ये लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि दोनों वर्गों का, यानी हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी जो हमारे साथ बर्ताव रहा है वो एक जैसा रहा है। यानी कि त्यागियों का बर्ताव इनके जाति के प्रति काफ़ी खराब रहा है और काफ़ी यातनापूर्ण रहा है। अपने गांव का विवरण देते हैं कि गांव में एक पोखर है। पोखर के एक तरफ त्यागी लोगों का घर है और एक तरफ बगड़ है, जो चूहड़ों की बगड़ है। चूहड़ा जाति सफाई कर्मी ज़्यादातर इस वर्ग
को माना जाता है कि जो सफाई करते हैं उनको चूहड़ा कहा जाता है। इसको कई नामों से ये प्रचलित नाम है जो समाज में चले आ रहे थे, और उन नाम की एक बड़ी विडंबनापूर्ण बात है कि अकबर के समय में इस चूहड़ा नाम अगर जो समाज में सुनने में अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको एक मेहतर नाम से दिया गया, जो बाद में अपभ्रंश होकर मेहतर बना। आज हम लोग उसको मेहतर के नाम से जानते हैं। और सबसे विडंबनापूर्ण ये भी चीज़ है कि इस मेहतर का नाम अर्थ जो है वो नेता होता है, प्रभावी आदमी होता है, राजकुमार होता है। ये कितनी विडंबनापूर्ण बात है कि हम एक ऐसे वर्ग को इस तरीके का नाम देकर सम्मानित करने की कोशिश हमारे इस समाज में की गई है। गांव का विवरण देते हैं कि पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये पूरी आत्मकथा में एक बड़ा हिस्सा अपने शिक्षकों के प्रति, जो शिक्षकों का उनके प्रति व्यवहार रहा है, यानी पढ़ने लिखने की जो स्थितियां रही हैं उनको लेके वो काफ़ी सारा विवरण वो देते हैं कि कई सारी घटनाओं की बात करते हैं कि स्कूल में किस तरीके का ट्रीटमेंट टीचरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा उनको मिलते हैं। यानी पूरी अर्थव्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हैं कि कैसा समाज रहा होगा कि एक शिक्षक जो पढ़ा लिखा है, जो अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए बैठा है, लेकिन जब वो व्यवहार पर उतरता है तो वो अबे चूहड़े के, तू पढ़ने आया है, इस तरीके के व्यवहार से वो बात करते हैं। विडंबनापूर्ण ये भी है, कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ तो भी लोग कहते थे कि अबे चूहड़े के, बहुत अच्छा कपड़े पहन के आया है, और अगर खराब कपड़े पहन के जाओ या मैले कुचैले कपड़े पहन के जाओ तो अबे चूहड़े के, दूर रह, इतने गंदा, कितना मैला है तू। ये भी बड़ी विडंबना थी कि ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं ना बुरे कपड़े पहन सकते हैं। पानी पीने की स्थिति बताते हैं कि हैंडपंप था तो दूर खड़े रहना पड़ता था प्यासे, कि जब तक कोई और नहीं आ जाएगा, हैंडपंप नहीं चलाएगा तो हम पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसी कई सारी घटनाओं की बात करते हैं। पर जो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरी आत्मकथा को लेके कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये पीड़ित होने की मानसिकता से नहीं लिखी गई है, और ये सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात है इस पूरी आत्मकथा की, कि जब भी आप पढ़ेंगे तो हर पीड़ित घटना पे भी प्रतिरोध का जो स्वर है वो आपको पूरी तेजी से सुनाई देगा। उस क्रंदन का स्वर सुनाई देगा, उस चीख सुनाई देगी जो अंदर किसी भी व्यक्ति को के अंदर सब कुछ करने के बावजूद जो सम्मान नहीं मिलता, जिस वर्ग, जिस नज़रिए से देखा जाता है, जब आप पढ़ते हो तो आपको ये फीलिंग आती है। लेकिन आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अपनी पीड़ा को समाज के सामने इस तरीके से रखा जा रहा है कि मैं पीड़ित हूँ, मैं शोषित हूँ, मैं वंचित हूँ, और हर जगह पे प्रतिरोध का स्वर दिखाई दिया है, चाहे वो कोई भी बात कर रहे हो। 3 बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जहाँ पे इनकी जो एक पिताजी की घटना है कि जब ये स्कूल में इनका दाखिला हो जाता है, बड़ी मुश्किल से दाखिला होता है। जब दाखिला होता है तो गांव का जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल जब बदल जाते हैं, तो प्रिंसिपल जब वो आता है प्रधानाचार्य, तो देखता है कि भाई, इनको देखता है कि ये दूर दूर बैठ के ही इनको पढ़ाया जाता था। कौन हो तुम, कौन जात के हो? उन्होंने बताया चूहड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जाओ और पीपल की पत्तियां हैं वो तोड़ लो और पूरा स्कूल बुहार डालो। पहले दिन भी यही हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। चौथे दिन देखते हैं उनके पिता वहाँ से निकल रहे होते हैं और ये झाड़ू लगा रहे होते हैं पूरे ग्राउंड में और पूरे स्कूल में। तो इनके पिता इनको बुलाते हैं कि भाई आप, तुमको पढ़ने भेजा है, तुम झाड़ू लगा रहे हो। तो पूरी समस्या उनको बताते हैं। पिता टीचर से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं ये पढ़ लिख के क्या करेगा, है तो चूहड़ा ही। तो वहाँ पे पिता का प्रतिरोध होता है, वो हाथ पकड़ते हैं उसका, वो ले जाते हैं और वो बोलते हैं प्रधानाचार्य से कि ये लड़का यही पढ़ेगा और तुम देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए वो पढ़ेगा यही। और ये प्रतिरोध का स्वर वो है, वो अक्सर इन जगहों पे दिखाई देता है। एक माँ की घटना है, माँ की घटना याद करते हैं कि माँ के साथ ये किसी गांव में कोई भी बड़े आदमी के घर में अगर कार्यक्रम हो रहा होता है तो वहाँ जो जूठन बचता है उस जूठन को खाने के लिए, मतलब इनको बांटा जाता है। चूहड़े जो पूरा समुदाय है वो वहाँ पर इकट्ठा होता है और जो भी बचा खुचा है इनको बांटा जाता है खाने के लिए। वो लेने के लिए उनकी माँ बैठी रहती है तो बचा खुचा खाना इनके उसमें डाल देते हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ ढंग का खाना मांगती है माँ। तो जो सुखदेव त्यागी है, जो जिसके यहाँ शादी है, वो माँ को दपट देता है कि अरे तू बहुत सारा जूठन पा गई है, अब और तुझे क्या चाहिए। तो वो माँ
करती है वहीं पे एक स्वर प्रतिरोध का निकलता है और वो वहाँ पे चीखती है और सुखदेव त्यागी से लड़ जाती है इस चीज़ के लिए कि तू ये भी रख ले और सुबह अपने बारातियों को खिला देना, और वहाँ उसका आत्मसम्मान अपना जो दिखाई देता है। और वही जो चेतना है आत्मसम्मान की, अपनी लड़ाई जो संघर्ष पाने की जो चेतना है, वो पूरे जीवन में ओम प्रकाश वाल्मीकि को मदद करती है। एक और घटना है, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उस समय बेगार कराया जाता रहा है, मतलब पूरा जो स्थितियां थी वो ऐसी थी कि इनके अर्थव्यवस्था केवल बेगार पर सीमित थी। इनको कुछ दिया नहीं जाता था, काम करा दिया जाता था, जो भी मिल जाए, जो भी दे दिया गया। एक जिक्र करते हैं फौजी की, फौजी नाम है उसका, और वो गन्ने का खेत की बुआई हो रही है, और जब गन्ने की खेत की बुआई हो रही है तो इनको बुला के पकड़ के ले जाते हैं। अगले दिन इनका एग्ज़ाम है और वो वहाँ पे ले जाते हैं ज़बरदस्ती, और गन्ने की बुआई कर रहे होते हैं। दोपहर में जब हो जाती है तो खाने वगैरह के लिए सबको इकट्ठा किया जाता है, इनको दूर। वहाँ पे ये लिखते हैं कि सब पीपल के पेड़ के छाँव में बैठ जाते हैं और इनको पेड़ की छाँव भी नसीब नहीं होती, माने दूर बैठाया जाता है कि पेड़ की छाँव में बैठने की भी इनका अधिकार नहीं माना जाता है। फिर रोटी खिलाने के लिए सबको दूर से ऐसे फेंक के रोटी दी जा रही होती है, ये नहीं जाते हैं, लेकिन स्नेह से एक औरत है जो उनको बुलाती है और वो भी उनको बुलाती है, तो ये चले जाते हैं। और जब वो देते हैं रोटी तो वो फेंक के ही रोटी देती है, तो ये वो रोटी वहीं फेंक कर भाग आते हैं घर से। वहाँ भी इनको ये कहते हैं कि ये जो प्रतिरोध का जो एक मानसिकता हमारे दिमाग में आई, वो कहीं माँ पिता से आई है। पढ़ने की आदत जो इनकी थी उसने इनको काफ़ी आगे बढ़ाया। बचपन में बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, महात्मा गांधी की कई सारी किताबें और कई सारी पुस्तकें इनको पढ़ने के लिए मिली, और जिन्होंने इनके व्यक्तित्व का बहुत बढ़िया से निर्माण किया। एक घटना और बताते हैं जो ये दिखाती है कि इस दलित समाज का शोषण केवल सवर्ण वर्ग नहीं कर रहा है, यानी ये जो पूरी जाति की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, यानी हर व्यक्ति अपने से जिसको नीचे माना जा रहा है उसका वो शोषण कर रहा है। स्काउट दल में इनकी नियुक्त वो होती है, ये स्काउट दल में जाते हैं और वहाँ इनको वर्दी मिलती है, कपड़े, तो ये प्रेस कराने के लिए अपने, अब ये प्रेस कैसे कराएं, सफाई तो इन्होंने कर ली लेकिन प्रेस कैसे कराएं, तो इनके क्लास में एक धोबी रहता है और उनका बालक इनके क्लास में पढ़ रहा होता है जो गांव का धोबी होता है। उसके पास ये जाते हैं और उससे पूछते हैं तो वो बोलता है शाम को मेरे घर आ जाना। और जब वो कपड़े लेकर पहुंचते हैं तो वो धोबी जो उनका पिता होता है वो भी उनको दुत्कारता है कि तुम्हारे कपड़े मैं अगर धोने लगूंगा तो गांव के कौन लोग मेरे से कपड़े धुलवाएंगे और प्रेस करवाएंगे। तो वहाँ से इनको ये समझ में आता है कि जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग क्रम हैं, वो हर जगह एक दूसरे का शोषण लगातार किया जा रहा है। एक और किस्सा है माड़ का किस्सा, कि माड़ जब बनता रहा सवर्णों के घर में, त्यागियों के घर में, तो वहाँ पे जब चावल से जो माड़ निकलता है उसको ये मांगने जाते थे और उस दिन इनका ये माना जाता था कि बहुत अच्छा दिन रहा, आज हमें माड़ पीने के लिए मिला है। टीचर हैं, एक किस्सा सुना रहे हैं द्रोणाचार्य जी का, कि बचपन में द्रोणाचार्य ने अपने बच्चे अश्वत्थामा को आटा घोल के पिला दिया, वो सबको पता है हमारी वो कहानी। आटा घोल के पिला दिया और बड़ी वेदनापूर्ण उसका विवरण कर रहे हैं कि बड़ा एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा आटा का घोल को दूध समझ के पी रहा है और वो अपने मित्रों से जाके बता रहा है कि मैंने आज दूध पिया है, और बाकी बच्चे उसको हंस रहे हैं। और इस वेदना को सुनाते हुए, इस कथा को सुनाते हुए जो शिक्षक के आंखों में जो वेदना थी, जो दुख था, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि वो आटा का घोल पीता है तो लोग महाकाव्य लिख देते हैं, हम माड़ पीते हैं, माड़ के लिए तरसते हैं, तो हमारे ऊपर कौन महाकाव्य लिखेगा। और टीचर वहाँ पे अपनी संटी उठाता है और वो कहता है कि अबे चूहड़े के, तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करता है, ला मैं तेरी पीठ पर महाकाव्य लिखता हूँ। और उसकी पीठ पर वो लगातार
पीटते हैं, जिसका पूरा उनकी पीठ छिल जाती है, और वो लिखते हैं कि वो महाकाव्य मेरी पीठ पर जो लिखा गया था आज भी मेरे शरीर पे अंकित है। इस तरह की कई सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को, यानी पूरी सामाजिक व्यवस्था को हमको दिखाती है। इस कविता में, इस पूरी आत्मकथा में उन्होंने कई जगहों पे अपने आर्थिक व्यवस्थाओं का विवरण किया है कि कैसे वहाँ का सामाजिक नज़रिया कैसा रहा। हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, लेकिन उससे जुड़ा ही कुछ जो प्रथाएं थी उनको ये मानते थे। यानी कि दीपावली के अगले दिन या दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी, वहाँ का एक लोकल देवी थी माई मदारन, उनकी पूजा की जाती थी। और ऐसे ही जन्माष्टमी में भी अष्टमी के दिन नहीं, कृष्ण जी की पूजा नहीं होती थी, नवमी के दिन वो पूजा करते थे। और पूजा के तौर पर सूअर की बलि देना, और यही उनके यहाँ पे रिवाज थे। उसको बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं कि जो पुच्छा, ये जो प्रथा है वहाँ की पूजा करने की प्रथा है, कि कोई बीमार हो गया तो भगत उसका इलाज करता था, जिसके ऊपर देवी देवता सवार होते थे और वो इनका इलाज किया करता था। उनको भगत कहा जाता था, इनको जो देवी देवता थे उनको पौन कहा जाता था, और इन जो प्रक्रिया थी वो उसको पूरी पुच्छा कहा जाता था। उस प्रक्रिया को भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से भगत बनाए जाते थे, किस तरीके से चीज़ें होती थी। एक घटना सुनाते हैं, ये सुअर पालने की प्रथा व्यवस्था इनके यहाँ थी। तो एक गांव में एक मंदिर था, और उस मंदिर के जो तालाब के बगल में एक मंदिर था, उस मंदिर में सुअर की बलि दी जाती रही। उस सुअर की बलि के लिए उस सीज़न में इनके यहाँ सुअर पाले जाते रहे, कि जिसके यहाँ ज़्यादा सुअर हो जाएंगे उतनी ज़्यादा सुअर बेच के कुछ न कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति ठीक होती रहती थी। इनके घर में भी सुअर पाले जाते थे, 8-10 सुअर थे उस समय पे। बड़ा काम हुआ करता था, बहुत सारे कस्टमर्स होते थे, बहुत सारे लोग आते थे, तो बहुत सारा काम था। पूरे पिता और माता सारे लोग बिजी हैं, और पिता इनको सुअर का पाँव बांध के इनके कंधे पे लटका देते हैं कि तुम जाओ और इनके साथ जाके प्रक्रिया को पूरी करो। ये कंधे पे लटका के जा रहे हैं, जिस सुअर के साथ ये खेले हुए हैं उसी को ये कंधे में लाद के मंदिर के पास ले जा रहे हैं। और जिसने सुअर खरीदा होता है वो इनको कहता है कि इसकी बलि देनी है, उसका टीकन पूजन होता है, और उसके बाद उसको इनके हाथ में जो वो है छुरी है वो कांप रही है, और ये जैसे ही उसके गले में लगाते हैं और हिचकिचा रहे होते हैं उसका वध करने में, उसका कत्ल करने में, तो वो व्यक्ति को कहता है अबे जल्दी कर, और वो हाथ से मूठ जो है उसकी चाकू की पकड़ के वो दबा देता है, और जो खून है पूरा मुंह में छलछला आता है। और ये वहाँ से इतने पीड़ा में होते हैं और इनके आत्मा में उस चीज़ की चोट लगती है, और ये भागते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। और उससे भी पीड़ादायी ये होता है कि जब ये घर पहुंचते हैं तो इनको लगता है कि पिता इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, उनको डांटने लगते हैं कि तुमने नुकसान करा दिया मेरा, और पिता डांटते डांटते चले जाते हैं। इनका पूरा शरीर कांपता रहता है, और ये जाकर लेट के सो जाते हैं। केवल इनको इतनी सुध रहती है कि उस दिन माता और पिता दोनों बहुत झगड़े थे। माता नहीं चाहती थी कि ये इस तरह के काम करें। मुंशी जी कहा करते थे इनके पिता इनको, इनका माँ हमेशा ओम प्रकाश कहती थी, पिता इनको मुंशी जी कहते थे। इनको नहीं पता कि मुंशी जी क्यों कहा करते थे, लेकिन केवल पिताजी ही कहा करते थे। पिता एक बात हमेशा कहा करते थे, जब भी इनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे तो कहते थे कि पढ़ लिख लो, पढ़ना है बेटा, क्योंकि जाति सुधारनी है। और इस चीज का इस पूरे उपन्यास में बड़े खूबसूरत ढंग से बार बार इसका जिक्र आता है कि जब भी पिता की ये बात याद करते हैं और उस प्रसंगों की बात करते हैं कि जब ये आगे भी बढ़ जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, तो भी जिस तरीके से समाज इनको ट्रीटमेंट करता है, तब भी ये बार बार उस चीज़ को याद दिलाते हैं। यानी पिता जो कहते हैं उस बात को नकारता हुआ बार बार इनके सामने प्रसंग आता है, और वो कहते हैं कि पढ़ने लिखने से जाति नहीं सुधरती, जाति कभी नहीं जाएगी। पिता का ये मानना है कि जाति पढ़ने से ही जाएगी, पढ़ लिख लोगे तो जाति बदल जाएगी।
और इनका ये पूरे जीवन में जो अनुभव रहा है और जो बार बार ये कहते हैं, ये यही उसको नकारते हुए ये कहते हैं कि जाति कभी नहीं जाएगी, जाति कभी नहीं बदलती है। एक घटना है इनके शिक्षा काल की, बहुत सारी घटनाओं पर इनका जिक्र किया है उन्होंने कि किस तरीके से शिक्षक समस्या करते हैं इनके पढ़ने को लेके, और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में इनको फेल कर दिया जाता है केवल जाति के आधार पर। प्रायोगिक परीक्षा में बाकी जगहों, बाकी सभी विषयों में ये पास हो जाते हैं और वहाँ से इनको पढ़ने का मोटिव जो होता है वो निराशा आ जाती है उनको पढ़ने को लेके। एक बहुत अच्छी घटना है जो बताते हैं कि जहाँ से इनका एक सोचने का दायरा, दर्शन को लेके एक जो नज़रिया बनता है कि पिता और ये दोनों बाजार जा रहे होते हैं। बाजार में एक पुस्तक की दुकान थी, वहाँ पे लाल रंग की कोई किताब देखते हैं, पिता आकर्षित होते हैं, पिता इनको वो किताब पकड़ाते हैं कि ये क्या है, तो ये पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ये गीता है। तो वो 1.5 रुपए की पुस्तक होती है, पिता घर ले आते हैं खरीद कर और इनको पढ़ने के लिए ये कहते हैं। जब पढ़ते हैं तो पिता भी सुन के पढ़ के बहुत अच्छा उनको लगता है, इनको भी बहुत अच्छा लगता है। उसको पढ़ते हैं, कर्मवाद का सिद्धांत के प्रति ये बड़े आकर्षित होते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको जीवन में मिलेगा। लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो उसमें हर किताब, मतलब हर पन्ने के बाद, हर अध्याय के बाद उसमें एक टिप्पणियां भी लिखी होती है कि कौन सा श्लोक पढ़ने पर कौन से फल की प्राप्ति होती है। यहाँ से उनके दर्शन जो है, एक जो समाज का दोहरापन है वो देखते हैं और वो कहते हैं कि एक तरफ कर्मवाद बताया जा रहा है और एक तरफ श्लोकों को पढ़ने से फल की प्राप्ति का विवरण किया जा रहा है। यहाँ से उस समाज के दोहरेपन को वो समझते हैं और इस तरह के जो सवाल उनके दिमाग में उठते हैं, उनके मन में उठते हैं, उसके जवाब उनको उनके आसपास कहीं नहीं मिलते, क्योंकि कोई भी शिक्षक उनसे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं मानता था। घटनाएं होती हैं, जीवन आगे बढ़ता जाता है। ये देहरादून पढ़ने निकल जाते हैं। देहरादून चले जाते हैं पढ़ने के लिए। देहरादून में 12वीं पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर पहली बार अंबेडकर जी की एक पुस्तक उनको मिलती है, अंबेडकर जी की जीवनी मिलती है और एक पुस्तकालय में। और उस पुस्तकालय में जब वो अंबेडकर जी को पढ़ते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति जो महार जाति से निकला हुआ है, समाज में इस तरह की स्थितियाँ अपनी बनाता है कि वो संविधान का निर्माता बन जाता है। बड़ी प्रेरणाप्रद पुस्तक थी। अभी तक उन्होंने गांधी जी के बारे में जाना था। अछूतों का जो जीर्णोद्धार है, अछूतोद्धार की लगातार बातें हुई हैं कि गांधी जी इस तरह की काम कर रहे होते हैं, पर जब वो अंबेडकर को पढ़ते हैं तो गांधी जी के प्रति थोड़ी सी निराशा उनके अंदर आती है कि क्योंकि उनको याद होता है वो 1932 का जो पूना एक्ट है उस पर अंबेडकर जी का जो क्लैश था गांधी जी को लेके, वो उनको टच होता है। तो वो अंबेडकरवाद की तरफ उनका जो रुझान है, जो नज़रिया है, वो बढ़ जाता है और वो अंबेडकर को ढूंढ कर पढ़ने लगते हैं। कई सारी किताबों को उन्होंने पुस्तकालय में पढ़ा और वहाँ से उनके अंदर ये एक चेतना जागी कि जो शब्द हैं, जो अर्थ हैं, जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल देते हैं। कई सारे नाटकों में वहाँ हिस्सा लेने लगते हैं, कई सारे जो विमर्श वहाँ पे होते हैं उन पे ये हिस्सा लेने लगते हैं। और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अप्रेंटिस होती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं और अप्रेंटिस ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे उन्होंने 1 साल का प्रशिक्षण लिया है और ये लगातार ये पूरा आगे बढ़ता चला जाता है। एक घटना जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि ये उनके एक ऐसा परिवार था, कुलकर्णी परिवार। कुलकर्णी जी सवर्ण थे और इनके हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में ये रहते थे, वो घर में मांस नहीं खा पाते थे, तो इनके हॉस्टल में मांस खाने के लिए आया करते थे। तो 2 मित्र थे ये लोग और ये चर्चा आपस में करते थे कि कुलकर्णी जी के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। और पर कुलकर्णी जी का प्रेम देख के ये कहते हैं कि ठीक है, कुलकर्णी जी बड़ा सम्मान, बड़ा प्रेम देते हैं। एक दिन कुलकर्णी जी की जो वाइफ होती हैं वो इनको घर में बुलाती हैं दीपावली के दिन 4 बजे तड़के। प्रश्न उठता है क्यों बुला रही हैं, क्या है। वहाँ जाते हैं, 3 चौकियाँ रखी रहती हैं, एक में कुलकर्णी जी, एक में उनका बेटा और एक में इनको बैठाया जाता है। तेल उबटन लगाकर इनकी वो की जाती है, नहलाया जाता है इनको, इनकी पूजा की जाती है। दीपावली में ऐसा कोई रिवाज उनके यहाँ रहा होगा और वो वहाँ से आते हैं। ये मना करते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो कहती हैं कि तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इनके मन में तब से ये सवाल उठ रहा होता है कि क्या कुलकर्णी जी जानते हैं कि मेरी जाति क्या है,
अगर वो जानते हैं तो वो बड़े महान, उनके विचार बड़े महान हैं, और अगर नहीं जानते तो ये मेरा अपराध है कि उन्हें जानना चाहिए। वो अपने मित्र से चर्चा करते हैं कि आप भाई उनको बताना चाहिए। मित्र कहता है कि अरे जाने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। ये कहते हैं कि नहीं, इस तरीके का सम्मान मुझे नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात जो रहती है कि उनकी जो बेटी होती है उसका इनके प्रति प्रेम का एक नज़रिया होता है, जो जीवन में जो अक्सर मंदिर जाते हैं साथ में और वहाँ पर बैठते हैं बाहर और दोनों चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं। वो कई सारे प्रसंग बताते हैं कि वो हाथ पकड़ती है और अपना बड़ा अच्छा व्यवहार उन दोनों का रहता है, और इनको लगता है कि दोनों के बीच में एक प्रेमाकर्षण है। और सविता नाम होता है उनको। सविता को बताना ये जरूरी समझते हैं, वो उनको बुलाते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि मैं इस जाति की हूँ, मैं इस जाति का हूँ। तो बड़ी लंबा विमर्श है, पूरी एक बात है जो बातचीत वहाँ पे लिखी है इन्होंने पूरी याद करके, और बड़ी पीड़ादायी है। बड़े वहाँ उस 2 पन्ने में ही पूरे समाज की व्यथा, समाज की जो स्थितियाँ हैं वो दिखा देते हैं। और वहाँ पर वो एक लिखते हैं जो बात वो कहते हैं कि जब वो बताते हैं कि मैं एससी समुदाय से हूँ, एससी हूँ, तो सविता जिस तरीके का ट्रीटमेंट करती है, उनके साथ जो बातें वहाँ पे होती हैं, वो कहते हैं कि एक बड़ी गहरी खाई हम दोनों के बीच में इतना बताते ही आ गई थी। ऐसा लग रहा था सविता को देखकर कि जैसे मैंने कोई अपराध, एससी में जन्म लेकर कोई अपराध किया। बरसों की, सदियों की लंबी दूरी हम दोनों के बीच में आ जाती है, ये बात वहाँ पर वो लिखते हैं और बड़ी पीड़ा महसूस करते हैं। घर वाले शादी करने के लिए कह रहे हैं लगातार। ये पहला वो है कि जो कहने लगते हैं कि भाई मुझे लड़की से मिलना है, मैं बिना लड़की से मिले शादी नहीं करूँगा। घर के लोग भी इनकी इस चीज़ के लिए आलोचना करते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो अपनी भाभी की बहन, जिसके पास ये जाया करते थे अक्सर, उससे वो पूछते हैं शादी करने के लिए, और लास्ट में इनकी शादी हो जाती है। एक घटना और है जिस घटना को वो कहा गया कि एक प्रथा थी, उस प्रथा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो शायद प्रथा अभी भी चलती है, सलाम प्रथा करके है वो प्रथा, कि जब भी किसी व्यक्ति की शादी हुआ करती थी गाँव में, तो वो जिनके घर में उनके परिवारजन काम करते थे, उन सभी के घरों में जाकर वो भिक्षा मांगा करते थे। माने उनके घर में जाकर सलाम देने की एक परंपरा थी, जो ये परंपरा इनको बहुत खराब लगती है। उस पूरी घटना का जिक्र ये करते हैं, जब ये छोटे होते हैं कि शादी हो रही होती है इसके मित्र की, इनके मित्र की, और वो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ एक औरत मिलती है जो इनसे पूछती है कि पढ़ते हो? तो ये बताते हैं कि हाँ पढ़ते हैं। अपनी कक्षा बताते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं। तो वो महिला इनको यही कहती है कि पढ़ लिख के क्या करोगे, रहोगे चूहड़े के चूहड़े। और तब इनको इतना पीड़ा होती है, और उस पूरी यानी कि जिसकी शादी हो रही है वो तो जाएगा ही, और जिससे शादी हो रही है वो भी जाएगा, और हर उस घर में सलाम देने की परंपरा जो थी, और इन्होंने उस परंपरा को अपने साथ में ये होने नहीं दिया, और उसके बाद से इनके परिवार ने भी इस परंपरा का पूरी तरीके से विरोध किया है। ये पूरी जो प्रथम खंड है, एक बहुत अंतिम प्रथम खंड के जो अंत में इन्होंने बहुत विस्तार से इस चीज़ को लिखा है कि कैसे इनके समाज के लोग भी चाहते थे कि इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि जब हमारे समाज के लोग ही कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते थे, उठ जाते थे, तो वो अपने समाज में बाकी के समाज के हिस्सा बनने के लिए अपने सरनेम को छुपा दिया करते थे, बदल दिया करते थे, या उसे केवल नाम से ही अपना विवरण दिया करते थे। तो इनको इस चीज़ का बड़ा एक पीड़ा है कि अपना ही समाज अगर अपने आप को सम्मान नहीं दे रहा है तो दूसरा समाज हमको कैसे सम्मान देगा। तो ये उनसे लड़ते हैं, उनसे लोगों को ये बोलते हैं उनको कि कम से कम इस चीज़ का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, और उस विरोध के लिए ये लोगों को उकसाते हैं। दूसरा खंड जो है जूठन का, उस खंड में इनके जीवन की जो परंपरा है, प्रक्रिया है, जैसे इनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, उसका पूरा विवरण ये धीरे धीरे करते हैं। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये नौकरी करते हैं, उसके बाद ये मुंबई में नौकरी करते हैं, वहाँ की कई सारी घटनाएं हैं। महाराष्ट्र जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ जिस तरह के हालात ये देखते हैं, और वहाँ एक चेतना है
इसमें विवरण जरूर नहीं किया है, और कि मराठी साहित्य में, हिंदी साहित्य में तो बहुत सालों तक दलित आत्मकथाओं पर इतना काम नहीं हुआ, या दलित साहित्य पर ही काम नहीं हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान को देख लें तो एक बड़ा हिस्सा दलित साहित्य, दलित की संघर्ष पे बात करता है, दलित की चेतना पे बात करता है। बहुत सारी ऐसी किताबें बाद में आई हैं जिनमें दलित चिंतन पे बात हुआ है, पर महाराष्ट्र में जिस तरीके के, मराठी भाषा में जिस तरीके के दलित चेतना पे, दलित संघर्ष पे बात हुई है, वो काफ़ी उल्लेखनीय है, और हिंदी के लोगों ने भी वहीं से इसको आत्मसात किया है। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में अंबेडकर जी के जो संघर्ष रहे हैं, जो वहाँ के जो विचार रहे अंबेडकर जी के, अंबेडकरवादी चेतना का प्रभाव जो महाराष्ट्र में रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है, और ये जाकर वहाँ महाराष्ट्र में जब वो जाते हैं तो महसूस करते हैं, और लगातार ये सक्रिय होते हैं कई सारी कार्यक्रम में जहाँ पे वो अपनी बात कहते हैं। एक चीज़ ये की जिक्र करते हैं, ये कि जब मैं अधिकारी हो जाता हूँ और देहरादून ये पहुँचते हैं, अच्छा बड़ा अधिकारी होने पर भी इनको कमरा किराए से नहीं मिलता। इनके सारे मित्र जो हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं कमरा ढूंढने में, जो इनके वर्ग से नहीं हैं वो भी इनके अच्छे मित्र हैं। बहुत अच्छे लोगों की भी जिक्र किया है कि जिनके मन में कभी भी जाति को लेकर कोई प्रश्न इनसे नहीं आया, इनका बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, उन सभी को ये लगातार अपनी आत्मकथा में जिक्र करते रहे हैं। सामान इनका मुंबई से देहरादून आ रहा होता है, तो एक बहुत छोटी सी घटना है। ये अपने सास ससुर के यहाँ रह रहे होते हैं, और उस समय जब ये कमरा ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ से इनके पास स्कूटर होती है, वो स्कूटर आती है। बड़ा बढ़िया विवरण है उसका कि ससुर, ये तो ऑफिस चले जाते हैं, ससुर स्कूटर लेने जाते हैं, स्कूटर का पेट्रोल निकला हुआ होता है, वो स्कूटर को ढंगाते हुए, घसीटते हुए लेके आ रहे हैं, बल्कि ये मना करते हैं कि मैं साथ में चलूँगा। और जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि वो स्कूटर को देखते हुए घर के बाहर बैठे हुए हैं उनके ससुर। उस वर्ग के लिए स्कूटर अपने घर के सामने खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात होती है, बड़े प्रसन्नता की बात है, बड़ी संपन्नता की बात है। और वो उस कपड़े से लगातार, उस स्कूटर में कुछ भी दाग बन जाए तो उसको वो कहते हैं साफ करते हुए वहाँ पे वो बैठते हैं। बल्कि ये मना करते हैं, अपनी पत्नी से भी ये कहते हैं, चंदा से, कि उनको मना करो कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो बताती है कि तुमको नहीं समझ में आएगा कि उनके लिए ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि उनका जमाई जो है वो स्कूटर में, उसके पास एक स्कूटर है, इनके घर के सामने स्कूटर खड़ा हुआ है। वो बड़ी अच्छी घटना है। और एक उनका जिक्र करते हैं, डॉक्टर सिंधवानी होते हैं, प्रोफेसर रहते हैं केमिस्ट्री के, उनके घर में इनको मकान, कमरा मिल जाता है, और उनको जाति को लेके कोई दिमाग में उनके कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, और उनको वहाँ पे मकान मिल जाता है। उनका एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से कमरे ढूंढते ढूंढते और पत्नी के माध्यम से उनको कमरा वहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के लिए जिक्र करते हैं। एक जो घटना है, ये मुंबई की ही घटना उन्होंने लिखी कि 11 मजदूरों की एक मौत हो जाती है। रात में मजदूरों की बस्ती रहती है वहाँ पे, देहरादून की घटना है ये। देहरादून में नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन रही होती है, तो उस समय निर्माण चल रहा होता है, हॉस्टल्स का, हर चीज़ों का निर्माण हो रहा है वहाँ पे, और मिट्टी का मलबा है। रात में बारिश होती है और मजदूर सारे मिट्टी बहती है और वो पूरे उसमें दब जाते हैं। करीब 2-3 मजदूर ही बचते हैं जो इनको निकालने की कोशिश करते हैं। वो पूरी घटना ये बताते हैं कि जब वो जाते हैं लोगों से मिलने, मदद मांगने, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी उनसे किस तरीके से ट्रीटमेंट करती है कि ठीक है, आते रहेंगे, हम क्या करें, हमारे थाने में कोई नहीं है। बड़ी सारी ऐसी स्थितियाँ वहाँ पे होती हैं, उसका जिक्र ये करते हैं। और उस पूरी घटना ने इनको इतना ज़्यादा पीड़ा दी इनको कि एक कविता ये लिखते हैं उस समय पे, और उस कविता को भी इन्होंने मौत का तांडव शीर्षक से लिखा है। कविता बहुत अच्छी है, कविता भी इस पुस्तक में है। लेकिन यहाँ पे जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि जब अभी तक जो लोग इनको जाति को लेके एक पूर्वाग्रह इनके लोगों के दिमाग में था और इनको ट्रीटमेंट इस तरीके से करते थे,
जब ये कविता पढ़ते हैं, 26 जनवरी का एक कार्यक्रम है कवि सम्मेलन का, और वहाँ ये अपनी कविता मौत का तांडव पढ़ते हैं। उस कविता के पढ़ने के बाद लोगों का इनके प्रति जो नज़रिया है वो बदल जाता है। कई लोग पूछते हैं कि अरे आपने बताया नहीं कि आप कवि हैं, और लोग इनको किस तरीके से सम्मान देखने लगते हैं। तो इनकी जो पिता की धारणा है कि पढ़ने से जाति छूट जाएगी, इनको वहाँ पर थोड़ा सा ये अलग चीज़ों को लेकर लगता है कि शायद यही एक माध्यम है, कविताएं एक माध्यम है, कहानियाँ ही माध्यम है, शब्द एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने सम्मान को पा सकते हैं। और वहाँ से इनको कविता लिखना और नाटक में काम करना और वो चीज़ों की जो ये पहले यूं ही कर दिया करते थे, उसको उन्होंने पूरी तन्मयता से करना शुरू किया। यानी इस घटना ने इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। एक नाटक दो चेहरे इन्होंने लिखा हुआ था। ये भी उसी घटना पे आधारित था कि जो मजदूर वर्ग था, जो 11 मजदूरों की जिनकी मौत हुई थी, जब ये मजदूर संगठनों के पास जाते थे उनसे मदद के लिए, तो उनका ये था कि वो तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं। तो मजदूर संगठन की पोल खोलते हुए, यानी उनका चेहरा दिखाते हुए कि किस तरीके से मजदूर संगठन मजदूरों का शोषण कर रहा है, वर्ग का, एक पूरे दलित वर्ग का शोषण कर रहा है, ये केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं नेता, उसका ये बहुत उस नाटक में इन्होंने जिक्र किया था, दो चेहरे। और जब उसका मंचन होने लगा तो कई सारे जो संगठन थे उनका विरोध करते हैं कि इस नाटक का मंचन बंद कर देना चाहिए। उसके लिए भी ये लड़ाई बहुत सारी लड़ते हैं। राजेंद्र यादव जी से जो इनकी मुलाकात है उसका जिक्र ये करते हैं, संपादक थे हंस के उस समय। तो राजेंद्र यादव जी देहरादून आते हैं और वहाँ पे ये जो इनका जो वार्तालाप है इनके बीच की, वो भी बहुत बढ़िया लिखी है इन्होंने कि राजेंद्र यादव जी को लगता था कि हिंदी साहित्य में दलित चेतना को लेकर इतना अच्छा लिखा नहीं जा रहा है। मराठी साहित्य को लेकर काफ़ी वो उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनसे लड़ते हैं कि हिंदी साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और जब हम आपके पास अपनी कविताएं भेजते हैं तो बिना पढ़े आपने कविताएं लौटा दी है, प्रकाशित नहीं की है। उस पर लगातार बड़ा लंबा विमर्श है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये बताते हैं राजेंद्र यादव जी को इन्होंने भेजा था, अपना जो कविताएं भेजी थी, तो जवाब जो उनकी तरफ से आया बड़ा अच्छा था और उन्होंने कहा कि हम आपकी कविताएं छाप रहे हैं। और उसके बाद से राजेंद्र यादव जी को लगातार ये जुड़े रहते हैं और उन पर अपनी कविताएं और कहानियाँ वहाँ प्रकाशित होती रहती हैं। एक और जिक्र ये करते हैं कि दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ पे कथा कथन करके एक सीरीज शुरू करते हैं राजेंद्र यादव जी, उसका ये हिस्सा बनते हैं, जहाँ हरिजन बस्तियों में जाकर कविताएं और कहानियाँ बाँचने का एक पूरा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को देखकर ये लगता है कि ये जो वर्ग है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, जो जिनके पास चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, अगर हम उनके लिए लिख रहे हैं तो उन तक हम पहुंचते हुए कहानियाँ अगर हम पढ़ते हैं तो शायद उनके अंदर एक प्रेरणा मिलती है। तो उसका बड़ा अच्छा जिक्र ये करते हैं कथा कथन पूरे घटना का। एक बड़ी मज़ेदार घटना है, इनके सीनियर रहते हैं मखीजा साहब। मखीजा साहब काफ़ी मदद इनकी करते थे। इन्होंने कुछ उल्लेखनीय काम किए थे। कुछ मशीनें थीं जो बरसों से बंद पड़ी हुई थी, अपनी टीम को लेके इन्होंने उन मशीनों पे काम किया और मशीनों को दोबारा चालू किया। और अपने ट्रांसफ़र के लिए वो परेशान थे कि मैं जबलपुर की ये घटना है, जबलपुर से वापस ये देहरादून जाना चाहते थे। उस समय की ये घटना बताते हैं कि मखीजा साहब थे, उनकी बहुत पसंद करते थे उनको, और मखीजा साहब की पत्नी ने एक दिन उनको घर बुलाया खाने के लिए। अपनी पत्नी के साथ ये वो खाने के लिए पहुंचते हैं, वहाँ बातें होती हैं, खाना वाना खाते हैं, पर इनके अंदर ये दिमाग में पसोपेश चल रहा होता है कि मुझे क्यों बुलाया गया है, इतना सम्मान दे के यहाँ बैठा है। क्योंकि वहाँ पे एक परंपरा ऐसी नहीं थी कि कोई भी सीनियर अपने जूनियर को आमंत्रित करे खाने के लिए। तो मखीजा साहब ने कहा कि आप कवि हैं, उनकी पत्नी ने कहा कि आप कवि हैं, और उन्होंने गाना सुनाया उनको। लता मंगेशकर जी का गाना है, और
उनको मखीजा साहब की पत्नी ने ये कहा कि इस गाने की में अपने बोल डाल के आप मुझे दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि ये गाना भी आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुरीला गाती हैं और ये बोल भी बहुत अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आप इसमें से कुछ लिख के दे दीजिए। उस घटना को वो जिक्र करते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी उनके साथ चुगल करती हैं कि अब तुमको एक अच्छा काम मिल गया है। वो ये सोचते हैं कि ये मेरे कवि जो जीवन है मेरा उसकी मृत्यु है और अब मुझे पैरोडी लिखनी पड़ेगी। और वो पैरोडी का काम वो लिखते हैं कि तब तक चलता रहता है जब तक मखीजा साहब जब तक वो वहाँ रहते हैं। रोज ही फोन करके वो गाना सुनाती हैं उनको और ये याद करते हैं कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं लिखा केवल पैरोडी के अलावा। तो वो बड़ी अच्छी घटना है, बड़ी मजेदार बन के निकल के आती है कि एक कवि के साथ पर एक संस्था में काम करते हुए किस तरीके का एक मानसिक दबाव भी था कि अपराध जो अधिकारी की पत्नी है अगर वो ये कह रही है तो उनको ये मानना पड़ेगा। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं। और सेवानिवृत्ति होती है काम करते करते इनकी, और सेवानिवृत्ति के बाद इनको शिमला में राष्ट्रपति भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला में इनको पढ़ने के लिए फेलोशिप लिखने के लिए मिलती है। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ की कुछ घटनाओं की, वहाँ के लोगों की याद करते हैं और वहाँ वो बीमार होते हैं और वो बीमारी जो है उनकी बीमार होते हैं तो डॉक्टर किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करता है, लोगों ने किस तरीके से उनका सहयोग किया। और एम्स में जगह नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन काफ़ी पहले से नियोजित होते हैं। तो जब ये गंगाराम हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराते हैं और उसके बाद कितने लोगों ने इनका सहयोग, कितने लोगों ने किस तरीके से इनका सहयोग किया है, उनको सभी को ये धन्यवाद करके लिखते हैं। मलय जी के साथ भी एक चर्चा जो इनका जिक्र है, मलय जी का जो मलय जी जो कवि हैं उनके घटना कवि जिक्र करते हैं कि उनके साथ जब इनकी मुलाकात जबलपुर जब पहुंचते हैं तो वहाँ होती है। तो वो मलय जी के साथ इनको दिल्ली जाना होता है एक ही साथ ट्रेन में, लेकिन कोई आवश्यकता कोई काम आ जाता है तो ये वापस घर में रुक जाते हैं, शायद पत्नी बीमार रहती हैं तो। और मलय जी मिल नहीं पाते इनसे, पहली मुलाकात ही होनी थी वहाँ पे ट्रेन में। और उसके बाद मलय जी के दिमाग में ये आ जाता है कि ये बड़े घमंडी हैं और ऐसा इनके समझने लगते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि भाई आप मलय जी ओम प्रकाश जी यहाँ रहने लगे हैं, आपकी मुलाकात हुई? तो वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, वो तो बड़े अजीब आदमी हैं, घमंडी हैं, शायद वो मिलना नहीं चाहते हैं मुझसे, क्योंकि कई ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ वो मिलते मिलते रह जाते हैं। फिर इनको ये बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आप एक बार मिलेंगे उनसे तो आपको समझ में आएगा। तो मलय जी उस समय बड़े प्रतिष्ठित कवि बन गए थे और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी तो अभी इस क्षेत्र में संघर्षरत थे। और वो वहाँ जब वो ऑफिस गए होते हैं, उनका पता लेके वो जाते हैं घर, तो तब इन लोग घर में नहीं रहते, वो पटरी पर बैठे रहते हैं। तो उसका पूरा बड़ा कि इतना बड़ा कवि मेरा इंतजार करते हुए कई घंटों तक वो बैठे रहे और फिर उसके बाद जब मिलते हैं तो बड़ी आत्मीय मुलाकात होती है और उसका ये पूरा जिक्र करते हैं। ये पूरी जो इसमें एक बहुत ज़रूरी है भूमिका के साथ मैं जिक्र करूंगा कि डॉक्टर विमल थोरात ने एक वो लिखी है इनकी जो भूमिका, क्योंकि तब लेखक नहीं थे जब ये किताब प्रकाशित हुई। तो वो भी ये जिक्र करते हैं कि चंदा वाल्मीकि जो इनकी पत्नी थी, उनके प्रयासों से ये उपलब्ध हुई और उनकी ये इच्छा थी, चंदा जी की इच्छा थी कि डॉक्टर विमल थोरात ही इसकी भूमिका को लिखें। तो उन्होंने ये कहा कि जो अंत में उन्होंने लिखा है बहुत काफ़ी अच्छी भूमिका है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जाति के अभिशाप से जर्जर हुई भारतीय सामाजिक संरचना को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्यों में विश्वास के द्वारा नए समता मूलक समाज का उज्जवल सपना लेखक वाल्मीकि जी भविष्य के लिए देख रहे थे। लेखकीय जीवन के चरम पर पहुंचे, उन्हें यदि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ने घेर न लिया होता तो हम एक ऊर्जावान प्रतिबद्ध लेखक की सृजनात्मक मानवीय सरोकारों से, ओतप्रोत रचनाओं से वंचित न होते। जूठन का दूसरा खंड बीमारी के दौरान पूरा करके जानलेवा पीड़ा से गुजर कर उनके उन अनुभवों को हम सभी के लिए एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसका एक अंतिम जो अध्याय है, त्रासदी के बीच बनते रिश्ते, उसमें इन्होंने कई सारे लोगों को धन्यवाद दिया है
कि जब जब समस्याओं में मैं पड़ा हूँ तो कौन कौन लोगों ने मुझे साथ दिया है। बहुत लंबे नाम हैं जो हमारे सभी के लिए प्रचलित नाम हैं, साहित्य के क्षेत्र के नाम हैं, उनका बड़ा एक कई लोगों का उन्होंने जिक्र किया है। और अंत में उनकी एक कविता है पेड़, जिसके साथ मैं इसका समापन करना चाहूँगा अपने वक्तव्य का। इनकी कविता है पेड़। पेड़ तुम पेड़ उसी वक्त तक पेड़ हो जब तक ये हरे पत्ते हिल रहे हैं तुम्हारी टहनियों में। पेड़ तुम्हारा हरापन उसी वक्त तक है जब तक ये पत्ते सही सलामत हैं तुम्हारी टहनियों पर। पेड़ तुम उसी वक्त तक पेड़ हो जब तक ये पत्ते तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पत्ते झरते ही पेड़ नहीं ठूंठ कहलाओगे, जीते जी मर जाओगे। धन्यवाद।